बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सब खैरियत से गुजरी होगी। हर रोज़ की तरह आज भी बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ की दिलचस्प खबर सबसे पहले उसे शामिल करेंगे जिसमें यह है कि दुनिया का सबसे महंगा कीबोर्ड ईजाद हुआ है नाज़रीन, और रेटा गोल्डन समोनर इसका नाम है और इसकी कीमत तकरीबन $10,000 है। जी हाँ, $10,000। और ये XPG सेमिनार गेमिंग का कीबोर्ड है। ये गोल्ड प्लेटेड है और इसका पूरा जो वजन, मतलब इसके ऊपर जो गोल्ड यूज किया गया, 24 कैरेट गोल्ड की परत इसके ऊपर चढ़ाई गई है। और इसकी बुनियादी जो धात है वो एल्युमिनियम है, इसीलिए ये बहुत वजनी है। महंगा होने के साथ साथ ये कीबोर्ड नायाब भी है और इसके 5 से 6 सिर्फ सैंपल्स तैयार किए गए हैं जिनको रखा गया है VVIPs के लिए। ये खुसूसी नमूने बनाए गए हैं। सिर्फ 6 नमूने बनाए गए हैं। मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा है। मकसद तो वही है, कीबोर्ड का जो एक आम मकसद होता है। लेकिन आपको पता है ये जो आम मकसद होता है ये वो कीबोर्ड भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप इसको दबाने की कोशिश करते हो तो इसको प्रॉब्लम होती है। फिर इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये कीबोर्ड जो उतना यूजफुल नहीं है। सजाने के काम आएगा या दिखाने के काम आएगा। तो जो लोग शो ऑफ के शौकीन है या फिर गेमिंग के शौकीन है, क्योंकि ये खासतौर पर गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें VIP इस तोहफे के तौर पर तैयार किया गया है, तो इसको आप सजा के संभाल। अच्छा, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड अलग रखना पड़ेगा आपको। ये भी है, ये भी एक नया मसला। पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसी गलती ना कीजिएगा। पाकिस्तान में तो अगर आप ये रखते हैं तो फिर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड इसके ऊपर नस्ब करना पड़ेगा जो कि उसकी हिफाजत के लिए होगा। और जनाब इसमें जो अगर बैक RGB बटन है वो 104 लाइट्स हैं, मीडिया कंट्रोल है, एक वॉल्यूम रोलर भी है इसके अंदर। और आपको पता है इसकी लागत क्या है? सिर्फ $2500। अरे लेकिन $10,000 जो है $10,000 में कारोबार के लिए अच्छी एक सोच है, काविश है। और मार्केट में कीमत इसकी $10,000 मुकर्रर की है। तो हमने सोचा इसकी दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक नई इनोवेशन है, एक नई ईजाद है। अब आते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ। नाज़रीन, बड़ी हमारे खित्ते के अंदर भी और एक बड़ी मुलाकात भी हुई है, उसको लेके आज बात करेंगे। सबसे पहले इसराइल ने बड़ी गलती की है, इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अमेरिका को मालूम होना चाहिए। ईरानी लीडर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर हरगिज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान और फ्रांस सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगे। इस पर भी तफसील से होगी बात। और बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नाज़रीन अहम इकदाम किए गए हैं और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहसन इकदाम पहली बार सामने आया है। पहली बार मर्दों के थाने में खातून SHO को तैनात कर दिया गया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर भी बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर उसामा सईद ने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनको मुबारकबाद के साथ साथ शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी अचीवमेंट के बारे में। और आखिर में बात होगी मंगनी, कच्चा है बहुत ये बंधन, और पाकिस्तानी माशरे में रुखसती से कबल मंगनी और निकाह के टूट जाने की बड़ी वजूहात क्या हैं? क्या ये अच्छा एक रिश्ते का आगाज़ है या फिर कोई और इसमें तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज के सबसे बड़ा जो टॉपिक है, जो इवेंट है, जो इस वक्त ख़ित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है, हमारे दरवाजे पर दस्तक भी दे रही है और दहाने पर आ चुकी है। तो इसको लेकर जो अब तक की डेवलपमेंट है वो आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने जाएंगे। बिल्कुल जी, आपको बताते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने जो गुज़श्ता रोज़ खिताब में कहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान हार नहीं मानेगा, सरेंडर नहीं करेगा और ईरान धमकियों की ज़बान का अच्छा जवाब जो है वो नहीं देता है। मुसल्लत करदा जंग हो या फिर मुसल्लत करदा अमन हो, वो कबूल नहीं करेंगे। आयतुल्ला खमेनी के इस बयान से पहले जो अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो ये कहते हैं कि गैर मशरूत सरेंडर कर दें और फिर वो ये भी कहते हैं कि अब किसी किस्म की ईरान के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती है। इस सब पर बात करेंगे। साजिद हबीब साहब एयर वाइस मार्शल दिफाई तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शबीर अहमद साहब माहिर आलमी अमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हम अपने दोनों मेहमानों को। और सबसे पहले साजिद हबीब साहब की जानिब आ जाते हैं। साजिद हबीब साहब, इस वक्त जो सूरत हाल जंग इख्तियार कर चुकी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले तो सिर्फ वो बातों की हद तक साथ दे रहे थे इसराइल का या फिर उन्हें जंगी हथियार जो वो फ्राहम कर रहे थे, अब जिस सूरत हाल में ये जंग पहुंच चुकी है, क्या समझते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कितनी ख़तरनाक हो सकती है ये पूरी दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए? और फिर जो दीगर ममालिक हैं, जो साथ जुड़े हुए ममालिक हैं, वो भी तो इसकी लपेट में आ सकते हैं। वो फिर
पाकिस्तान हो, भारत हो, चाइना हो या जितने भी दीगर ममालिक जो साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें कूदते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? जी बिल्कुल, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इसमें कूदने का इरादा करते हैं तो बिल्कुल इट्स गोइंग टू एक्सपैंड पूरे रीजन को, बल्कि ग्लोबल इसके इम्पैक्ट्स होंगे। और मुझे तो हेनरी किसिंजर के वर्ड याद आ जाते हैं, अगर इन्होंने ट्रंप ने जंप इन किया कि उन्होंने कहा था कि मुझे तीसरी आलमी जंग के जो ना वो बिगल बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट अ स्टेट्समैन। उनकी वो स्टेटमेंट मैन है, स्टेट्समैन नहीं है। उनकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती हैं। जब वो G7 से निकल के आए तो ही वॉज इन अ हरी, और दैट इंडिकेटेड हिज लिविंग G7 मीटिंग, और जल्दी से भाग के आना इंडिकेट कर रहा था कि इजराइल को कुछ हिट्स पड़ी हैं वाकई, जो हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आयरन डोम है उनकी, 3 लेयर डिफेंस है उनका। उसके बाद वो वहां से आए और उन्होंने थ्रेट्स किया, ईरान को खाली कर दें, वी आर गोइंग टू बॉम्ब ईरान, वी आर गोइंग टू डू दिस दैट। लेकिन अब उनकी जो टोन चेंज हो गई है, बिकॉज मेरा ख्याल है कि उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको समझाया है, बिकॉज अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई तो इसमें पूरे रीजन का और अमेरिकी मफादात को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा इसराइल को पहुंचेगा। और आप देखें ना कि अब वो जो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने जिस तरह से कामयाबी हिंदुस्तान के खिलाफ हासिल की, ये उसी का इम्पैक्ट है कि आज फील्ड मार्शल आसिम जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं। और अब ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान इज अ बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान जिसको भारत ने दहशतगर्द और ये वो कहलाने की कोशिश की थी, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बैलेंसिंग एक्ट इन द रीजन कह रहा है। जी साजिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आपने पॉइंट रेस किया है फील्ड मार्शल के इस अहम मौके पे वहाँ पे होने का, इस पे तफसील से आपकी राय भी जानेंगे। डॉक्टर शबीर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बात कहने से पहले क्या वो खुद सरेंडर नहीं कर चुके उस बयानिए से, उस मैंडेट से जो वो लेकर आए हैं कि वो जंगें ख़त्म करने के लिए आए हैं, वो दूसरों की जंगों में अपने टैक्स पेयर का पैसा नहीं झोंकेंगे? तो वो तो ज़ुबान बोल रहे हैं नेतन्याहू की, तो ये खुद तो सरेंडर कर दिया उन्होंने पहले ही। और देखिए, ट्रंप के साथ थोड़ा सा एक मसला है कि ट्रंप फ्लिप फ्लॉप भी करते हैं कि वो कुछ दिन पहले कुछ बयान देंगे, उसके बाद उसमें वो तब्दीली कर लेंगे। कभी कहेंगे कि जी अब बिल्कुल मौका नहीं है, या मुज़ाकरात का वक्त निकल गया है, फिर कहेंगे नहीं अभी भी बात हो सकती है। फिर ख़ास तौर पे ये जुमले बोलना देखें कि जिस तरह, और वो वैसे भी चूँकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो बाज़ औक़ात उनकी ज़ुबान सिफारतकारी की ज़ुबान भी नहीं होती। अब ईरान के बारे में ये कहना कि जी वो अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर कर लें, अपनी हार मान लें, और इस तरह की जुमले और गुफ्तगू करना, लेकिन बहरहाल ये उनका स्टाइल है, वो करते हैं इस तरह की बात, और उसको संजीदा भी लेना चाहिए जो वो कहते हैं। लेकिन अब दिखाई यही दे रहा है कि जो उन्होंने कल जो बात की है, जब वो आए हैं वहाँ से G7 की मीटिंग से, तो उन्होंने ये कहा, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका स्ट्राइक करेगा, इसलिए कि जो अब तक की सूरत हाल है उसमें अब जो उनकी ज़ेर ज़मीन जो न्यूक्लियर आप कह इंस्टॉलेशंस हैं, उन तक इजराइल के पास तो ऐसा कोई हथियार नहीं है कि वो 100 मीटर जो है वो नीचे गहराई में जाके वो उसको तबाह कर सके। तो वो सलाहियत अमेरिका के पास है कि उसको वो लॉन्च करने के लिए भी जो कैरियर है उनका, जो B-52। डॉक्टर साहब, ये कितना तबाहकुन हो सकता है अगर ये यूरेनियम की अफजोदगी के जो जहाँ पे उसे तमाम एटॉमिक सेंटर्स थे उनको हिट करते हैं, तो ये तो एटॉमिक हमला नहीं कहलाया जाएगा, और इससे जो ताबकारी अखराज खारिज होंगे, मवाद खारिज होगा, तो वो तो पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन हो सकता है। देखें, जो जैसे आप चेरनोबिल का इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखें ये वहाँ होता है जहाँ वो आपने उसके इतने करीब पहुँच गए हों कि वो आपने बना लिया हो। देखें, ईरान के बारे में तो IAEA ने भी उनके जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि हमने ये तो निशानदेही की थी कि वो जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनकी तादाद 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि ईरान बम बना रहा है। खुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस चीफ है गेबार्ड, उसने ये कहा ट्रंप को कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के पास भी कोई ऐसी नहीं है कि ईरान कोई नज़दीक पहुंचा है बम बनाने के। लेकिन ट्रंप ने कहा कि जी मैं परवाह नहीं करता इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी, जैसे उन्होंने इराक में किया था। आपको याद होगा कि जब हमला करना था तो इराक पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो बुनियादी तौर पे तो मुझे लग रहा है कि देखें, 2 रोज़ कबल इतवार को तो जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के ईरान के, वो इतवार को तो दोबारा उन्होंने फिर बैठना था 5वीं बार और बातचीत करनी थी। तो उससे एक दिन पहले इजराइल का इतना हमला करना ईरान पे, तो ज़ाहिर है उनके मकासद तो
वाजे हो गए थे कि ईरान की वो जो दिफा है उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और जो उनकी इंस्टॉलेशंस या सेंट्रीफ्यूजेस के जो आप कह लें जहां उन्होंने अपने जो स्टॉक पाइल्स थे उन पे तो उन्होंने अटैक किया है। लेकिन जंग ज़ाहिर है कि अब शुरू भी इसराइल ने की है और अमेरिका ने की है, लेकिन यहाँ मैं जैसे कहूँगा, अभी आप दिखा रहे थे एक बयान आयतुल्लाह खामनाई जो उनके रहबर हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने बड़ी आंखों में आंखें डाल के बात की, उन्होंने बता दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा साजिद साहब, बावजूद इसके कि उन्हें बार बार धमकी भी दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कि उन्हें मार दिया जाएगा और हमारा मारने का इरादा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी कहते हैं। अच्छा, मैं जो साजिद हबीब साहब आपसे जानना चाहूँगी, चाइना की कल एक चाइना की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई है मॉस्को के इश्तराक से, जो उन्होंने एक चाइना ने फहरिस्त जारी की है जिसके अंदर उन्होंने तमाम उन ममालिक का जिक्र किया है जिनके ऊपर बार बार अमरीका की जानिब से जो जंग अजीम दोम थी उसके बाद जिन जिन पर अटैक किए गए हैं, उन तमाम ममालिक की अगर फहरिस्त देखें तो 30 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका की जानिब से बॉम्ब फेंके गए या उनके ऊपर अटैक किए गए। अगर ख़तरे की बात ईरान, जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद जब इजराइल ने पहला हमला किया तो उसके बाद जो मौक़िफ़ आया कि इजराइल, क्योंकि ईरान इस वक्त जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है तो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। जब ईरान ने जवाब दिया इजराइल के ऊपर अटैक करने के बाद, तो ये एक मौक़िफ़ जो सामने आया अमेरिका का या इजराइल का। अब चाइना ये कहता है कि पूरी दुनिया को वो शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा है। जो एक फहरिस्त भी जारी की गई उसके अंदर वो मुतालबा करता है कि अब बताया जाए कि आखिर ख़तरा किससे है, अमेरिका से या फिर ईरान से। तो ये एक तो बड़ी जुर्रतमंदाना काम है जो उन्होंने किया है और चाइना सारी दुनिया से इस वक्त सवाल कर रहा है। वो ठेकेदार जो कि इंसानियत के या ऐसी तंजीमें चला रहे हैं या फिर वो अमन की बात करते हैं, उनसे भी कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं ना सरजनिश किया गया अमेरिका को, ना ही उसे मजबूर किया गया कि वो इससे पीछे हटे। तो अब ईरान को क्यों कहा जा रहा है कि वो खतरा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और क्या अगर चाइना ये इतना बड़ा दिल कर सकता है, हिम्मत दिखा सकता है, तो बाकी जो मुस्लिम उम्मा है वो इस वक्त कहाँ है, क्या वो भी सामने आएंगे? अब देखिए, आलमी मामलात में सच कहने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी मिलिट्री पावर और आपकी इकोनॉमिक पावर। तो चाइना उस नहज के ऊपर है कि जहाँ पे वो सच बोल सकता है और बिल्कुल सच बोल रहा है। दूसरी जंग अजीम से लेकर दूसरी जंग अजीम को तो छोड़ें, पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका भी उसी जंग में कूदा और करोड़ों लोगों की जानें गई उसमें। उसके बाद से लेके अब तक आप देख लीजिए, अगर एटम बम है तो अमेरिका ने फेंका है, अगर कोई 25 मुल्कों में जाके जारहियत की है, कोई रिजीम चेंज किए हैं, बेतहाशा। ये तो अभी रिजीम चेंज के तो नाम नहीं है इसमें चाइना ने गिनाए, वो उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। तो ये सब अमेरिकन ने किया है। और अगर दहशतगर्दी या हमले करना है तो ईरान ने तो पिछले, जब से इनकी आखिरी इनकी जंग हुई थी इराक के साथ, उसके बाद से इन्होंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले 1.5 साल के अंदर अगर 60,000 फलस्तीनियों को शहीद किया है तो वो इसराइल ने किया है। तो ये तो माइट इज राइट वाली बात होती है। तो चाइना ने बिल्कुल ठीक बात की है। चाइना ने ये भी कहा है कि अमेरिका को एक तरह से आप वार्निंग समझ लें जो भी, कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो आई थिंक चाइना ने बिल्कुल बोल्ड बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। और इसके साथ आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प जो है ना, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज अ स्टेटमेंट्समैन। उनकी स्टेटमेंट अभी आ रही है कि ईरान की टीम जल्द मुझसे आके दे वांट टू मीट मी इन द व्हाइट हाउस। सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू, अगले 2-1 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई होप कि उनके अमेरिका के जंग में कूदने की नौबत ना आए। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, आपके ख्याल में, एक तो अभी तक तो सिर्फ बयानात की हद तक है, रशिया हो या चाइना हो, दोनों का एक अहम बयान कल आता है, और लेकिन अगर बराह रास्त अमेरिका एंट्री करता है अपने फाइटर जेट्स के ज़रिए, अपने इक्विपमेंट्स अगर पूरी तरह इजराइल की एक्सेस में आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है इस जंग के अंदर, तो फिर क्या बाकी प्लेयर्स को भी मजबूरन आना पड़ेगा इस जंग के अंदर? और फिर ये क्या वाकई में तीसरी आलमी जंग के अंदर तब्दील हो सकता है मामला? देखिए, ये थेरीज तो रही है माजी में कि तीसरी आलमी जंग जो है वो कहीं ताइवान से शुरू होगी या ईरान से शुरू होगी, या अभी आपने देखा जो 2 न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ ये लग रहा था कि शायद फिर यहाँ से शुरू होगी, और फिर हमने बड़ा उसमें एक अपना जो रोल प्ले किया और अपने से बड़ी ताकतवर को शिकस्त दी। जहाँ तक ईरान का मामला है, देखें ईरान के पास भी बड़े ऑप्शंस हैं। ईरान के करीब से जो खलीज फारिस है, वहाँ से दुनिया के जो तेल के बड़े ममालिक हैं उनकी तरसील ऑयल की वहाँ से होती है। ईरान अगर चाहे तो उसको बंद कर सकता है। ईरान अगर चाहे तो जिस तरह हुसी जो हैं वो जो वहाँ जहाज़ों को रोकते हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक इशू बनाए रखा है जो ट्रेड है थ्रू सीज जो है। फिर अमरीकी सामने अगर आप देखें खलीज फारिस के,
तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ हर जगह अमेरिका की मौजूदगी है जी। और उनके बहरी बेड़े हैं और उनकी फ़ौजें वहाँ पे मौजूद हैं। तो ईरान के पास ये ज़्यादा आसानी है अगर अमेरिका बरह रास्त ही जंग में कूदा। मुझे दिखाई ये दे रहा है कि मैं बड़े अरसे से ये बात करता रहा हूँ और आज भी मैं करूँगा कि देखें, अमेरिका ईरान को भी एक बैलेंस से समझता है इस खिते में। अमेरिका ने अरब ममालिक के साथ मामला करना होता है, अमेरिका ने इवन इसराइल के साथ मामला करना होता है। तो ईरान जो है उसको इस हद तक कमज़ोर करना कि फिर वो जो बार्गेनिंग चिप है वो अमेरिका के हाथ में ना रहे, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो मुझे धमकियाँ दिखाई दे रही हैं कि अमेरिका बरह रास्त हमला करेगा। मुझे लगता है कि अभी आपने देखा है जेनीवा में 3 यूरोपियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं और ईरान भी वहाँ पे जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मल जो कल बात तो कर दी है ट्रम्प ने, लेकिन समहाउ अगर ये मटेरियलाइज होती है कि अमेरिका की जो बरह रास्त बातचीत चल रही थी वो भी अगर रिज्यूम होती है तो अल्टीमेटली फिर बात इस तरफ जा रही है कि ये जो मामलात हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे। और कल जो लेकिन जो डॉक्टर साहब, एक डोनाल्ड ट्रम्प साहब का एक बयान है कि ये जो नेक्स्ट हफ्ता है, जो आने वाला हफ्ता है, ये एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसको भी सिर्फ बयान समझा जाए या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात की पेशरफ्त हो सकती है? और ईरान तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वो तो जब तक अब शायद इजराइल को पूरी तरह से सबक ना सिखा लें उस वक्त तक वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे उनको जितनी मर्जी धमकियाँ दे दी जाएँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बयान को क्या समझा जाए, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस हफ्ते के अंदर? अब देख लें, डोनाल्ड ट्रम्प साहब पहले कह रहे थे कि 2 दिन में होगा, फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने किसी भी मिनट में फैसला कर सकता हूँ जी। अब जो हफ्ते की बात की गई है, मेरे पास इतला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कल मुलाकात हुई है हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब की जी। ये बड़ा एक तारीखी मौका और तारीखी दिन था। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कभी कि हमारे जो आर्मी के सरबराह हैं उनकी अकेले वाइट हाउस में और जो अमरीकी एग्जीक्यूटिव हेड हैं उनसे मुलाकात हो, और बड़ी तवील चली है वो बातचीत, जिसमें ये जुमला ज़रूर बोला है ट्रम्प ने कि ईरान के मसले पे भी बात हुई है। और सब जानते हैं पाकिस्तान का और ख़ुसूसन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब का जो मौक़िफ़ है ख़िते के हवाले से, ईरान के हवाले से क्या है, और बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बिल्कुल डट के ये बात की हो। बिल्कुल सही, ये दिखाइए यकीनी तौर पे हमारे लिए तो बड़ी एजाज़ की बात है हबीब साहब, लेकिन हम शबीर साहब हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ इस खित्ते के भी हक़ में हो। साजिद साहब, आपके ख्याल में कितना अहम तारीख़ी मौका है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा बेचैनी और इसको कहते हैं ना तशवीश पाई जाती है मोदी सरकार के अंदर, मीडिया के अंदर वावेला बरपा है कि जी नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले ही G7 समिट से एक तो डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए, फिर होस्ट कर रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल के लिए लंच का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन जो तशवीश है, एक तो मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का यकीनी तौर पे उस पर हम कायम रहेंगे कि हम ईरान के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, लेकिन एक रिवायत है अमेरिका डू मोर का मुतालबा कर देता है किसी भी मौके पे, तो क्या कोई ऐसी डिमांड तो नहीं आ जाएगी जो हमारे लिए पूरी करना मुश्किल हो और हम उस पर अपने मौक़िफ़ पर स्टिक रहेंगे, कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन का ऐसा रवैया है विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, और हमें इसमें बड़ी केयरफुली मूव करना होगा आगे, बिकॉज चाइना इज़ वॉचिंग। देखिए क्लियरली जो हमारे साथ एक खड़ा रहा है वो मुल्क वो चाइना है, लेकिन मुझे यकीन है कि फील्ड मार्शल आसिम की मुलाकात है, इसमें गवर्नमेंट की पूरी इसमें जो सपोर्ट है वो साथ शामिल है, और वापस आने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कस होगी। बड़े केयरफुली हमें जाना चाहिए। अमेरिकन, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान नोज ईरान बेटर देन मी, अदरवाइज तो वो कहते हैं कि आई नो बेटर देन एवरीबडी, तो आई थिंक वी गोट टू बी वेरी केयरफुली मूविंग। हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए कि हम डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी तरह अमेरिकन को और वेस्टर्न्स को अपने साथ कनेक्टेड रखें, और बाकी वी नो कि हमारे साथ कौन खड़ा था, उनको हमें बिल्कुल मायूस नहीं होने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब, एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। और आने वाले जो कुछ दिन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से कह रहे हैं और जिस तरह से जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खamenei, जिस तरह से वो भी कह रहे हैं कि अब जंग जो है वो इस तरह से थमने वाली नहीं है, मुसल्लत किए जाने वाला अमन भी उन्हें कबूल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की, जिसमें पाकिस्तानी एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा सईद।
बिल्कुल जी, उसामा सईद को वेलकम कहेंगे। और बहुत मुबारक भी देंगे आपको बात आपको उसामा, किस तरह से आपने ये तलाई तमगा अपने नाम किया है। और ये कैटेगरी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि 175 सेंटीमीटर कद की कैटेगरी में, मतलब क्या टॉल हाइटेड जो बंदे थे उस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया? ये थोड़ी सी कैटेगरी और वेट का भी तो इसमें होता है ना, वेट का भी होता है, तो कौन सी कैटेगरी थी, जरा बताइएगा पहले तो। मेरी 175 प्लस कैटेगरी थी, जो सबसे हैवी कैटेगरी होती है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन एथलीट भी थे, अफगानिस्तान का भी था, भूटान का, नेपाल का। आपने किसको हराया? किसने ज़्यादा टफ टाइम दिया? और क्या भारत भी जो था वो भी आपके मद्दे मुकाबिल आया प्लेयर? बिल्कुल। सेकंड पे अफगानिस्तान था, थर्ड पे इंडिया था। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी थी आपने उसामा? क्या कुछ तैयारी कर रखी थी इसके लिए? और क्या ये बहुत टफ कैटेगरी है और इसके अंदर आपकी हाइट, वेट सब कुछ देखना पड़ता है? एग्जैक्टली। टफ इस सिनेरियो में टफ है कि सबसे लास्ट कैटेगरी थी, और जो सबसे टॉलेस्ट और सबसे वो होते हैं, हैवी होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर 175 प्लस की जो होती है कैटेगरी। और ये था कि प्रेप मेरी 42 लेस देन 40 डेज की थी, और सारी नेचुरल थी मेरी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन सुहेल भाई ने मुझसे कहा था कि करना है, और उन्होंने इवन वो कैंसर से सरवाइव कर रहे थे, और ये था कि उसके बावजूद भी ना उन्होंने पूरा प्रॉपर वो किया मेरे साथ। अच्छा, आप अपने कोच की बात कर रहे हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं और साथ ही वो आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे थे, आपको भी इंकरेज कर रहे थे कि आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो खाने पीने में भी थोड़ा सा बताइएगा, डाइट आपकी कैसी रही? क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स आना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर या बॉडी बिल्डिंग के अंदर, उनको क्या कुछ करना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या कुछ नहीं करना और क्या खाना पीना चाहिए उन्हें? अच्छा देखिए, सबसे पहले ना इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इवन इसके लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा कि प्रॉपर आपके पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुहेल भाई ने, उन्होंने मुझे प्रॉपर हर चीज, मेरा A to Z, मेरे उठने से लेके सोने तक का हर चीज उन्होंने डिजाइन करके दी थी, और वो एक एक चीज पे चेक एंड बैलेंस रख रहे थे। इवन वो कैंसर से सरवाइव कर रहे हैं। तो ये था कि हर चीज मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब रेस्ट करना है, कितना वर्कआउट करना है, हर चीज वो एक और उसामा, check and ये balance। तमाम रूटीन, ये तमाम जो आपकी एक्सरसाइज की रूटीन हो, या तमाम ये जो आपके कोच आपको बताते रहे डायरेक्शंस, कितने अरसे तक आपने इसको फॉलो किया इस कंपटीशन को जीतने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए? ये मेरी लेस देन 40 डेज की प्रेप थी, इससे ज्यादा की नहीं थी ये। अच्छा, ठीक है। और ओवरऑल आपको ट्रेनिंग करते हुए कितना अरसा हो गया, और टारगेट क्या था? क्या सोचा था कि किसी इंटरनेशनल मुकाबले में आप पार्टिसिपेट भी करेंगे, या फिर आपके कोचेज ने आपको मोटिवेट किया? नहीं, था तो सही, मेरा प्लान तो था, लेकिन ये था कि सुहेल भाई ने वो एक अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने कहा कि बेटा खेलो। और इवन अपना जिम करते हुए मुझे तकरीबन एक्सरसाइज करते हुए ऑलमोस्ट 10-12 साल हो चुके हैं। अच्छा उसामा, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे एथलीट्स डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं, ब्राउन मेडल्स जीत कर आते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक भी शामिल होते हैं जिनके एथलीट्स भी आए हुए होते हैं, वो भारत हो या फिर वो नेपाल, भूटान, इवन अमेरिका, लंदन, मतलब हर तरह के प्लेयर से आप लोगों का वास्ता पड़ता है। तो सबसे टफ टाइम आपको इसमें किस एथलीट ने दिया, किस मुल्क से ताल्लुक़ था उसका, और क्या भारत को हराते वक्त एक खुशी महसूस हुई? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे कोई लगा नहीं कोई टफ। तो खुशी तो बहुत ज्यादा थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो जब वहाँ पे हमारा नेशनल एंथम चल रहा था, पीछे फ्लैग था, वो एक अलग प्राउड मोमेंट था बहुत ज्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या कुछ करते हैं आप, और इससे पहले कितने गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं? इससे पहले मैं पाकिस्तान लेवल तक खेल चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। ये है कि ऐसा कुछ इतना है नहीं, बस मेरा जिम से रिलेटेड
ट्रेन करना, दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से आपके लिए, Future goals के लिए भी best of luck। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही चमकते रहिए और पाकिस्तान का रोशन करते रहिए। जब दूसरे ममालिक में जाके हमारे एथलीट्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो एक खुशी ही कुछ और होती है। अब आ जाते हैं हम आगे बढ़ते हैं जी, हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम क्रूज की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कई दहाइयों पर मुहित करियर में दुनिया भर में मकबूलियत और कामयाबी हासिल की और अब उनको एक एजाजी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाएगा। जनाब, ये अवार्ड उन्हें 2025 के गवर्नर अवार्ड्स में पेश किया जाएगा। और अगरचे टॉम क्रूज को इससे कबल अकेडमी अवार्ड में 4 बार नामजद किया गया है, लेकिन वो कभी फाते नहीं रह सके हैं। ताहम उनकी फिल्मी खदमात जो हैं वो ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए उनकी काविशें अब उन्हें ऑस्कर का सबसे बड़ा एजाज़ दिला रही हैं। तो टॉम क्रूज़ को मुबारकबाद हमारी तरफ से। एक सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो हासिल करने जा रहे हैं वो, और इससे पहले वो जितनी बार भी नामजद हुए हैं वो नाकाम रहे हैं, वो एजाज़ हासिल नहीं कर पाए हैं। जी जनाब, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ कौमी खेल की। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान 72 गोल और औसत की बुनियाद पर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया फाइनली। जी हाँ, कल जुमे को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना फ्रांस से होने जा रहा है। एक बड़ा इवेंट और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी ये FIH नेशंस हॉकी कप में मलेशिया को जापान के खिलाफ 2 गोल के फ़र्क से जीतना ज़रूरी था, मगर जापान ने आखिरी 4 मिनट में गोल करके पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार कर दी है। जी जनाब, तो हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक भी हो हॉकी टीम को। तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे हाफिज़ साहब। क्या कहेंगे, एक अच्छा आगाज़ तो हो गया, क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए भी मददगार होगा हमारे लिए, उसकी तरफ डायरेक्शन में सही जानिब हमारा सफ़र शुरू हो चुका? देखिए, हनूज दिल्ली दूरस्त ये कहा जा सकता है सबसे पहले। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के ये जो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये बड़े ख़ास किस्म के लोग हैं, क्योंकि आज जो हाल कौमी खेल का है उसके बावजूद भी अगर कुछ दीवाने हॉकी खेलते हुए नज़र आते हैं तो उनको सराहा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो फाइनल में जाने वाला मामला है, उससे पहले जो काबिले ज़िक्र बात है और हौसला अफजाई की बात है वो ये कि ये अभी भी लोग हॉकी खेल रहे हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक ताल्लुक इस नेशंस कप का है, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि पाकिस्तान ने गोल स्कोर किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें पाकिस्तान गोल स्कोर करते हुए दिखाई दिया और बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी चला गया है। अच्छी उम्मीदें ज़रूर रखनी चाहिए, इस टीम में सलाहियत अच्छी मौजूद उम्मीदें तो हमें है हाफिज़ मोहम्मद सलाहियत इमरान साहब, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब फाइनल के अंदर रसाई हासिल करने के लिए, फाइनल के अंदर आने के लिए, सेमीफाइनल जीतने के लिए अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की कौमी खेल की मजमूई तौर पर मुल्क की सतह पर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये पाकिस्तान में लोगों को हॉकी का खेल भी उसी वक्त याद आता है जब वो किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच जाते हैं या फाइनल खेल लेते हैं। बाकी टीमें सारा साल हॉकी खेलती हैं, सारा साल उनके डोमेस्टिक सर्किट में मैचेस चलते हैं, उनके इंटरनेशनल मैचेस चलते हैं। पाकिस्तान में तो अचानक से एक बुखार उतर आता है हॉकी का और फिर टूर्नामेंट के साथ ही उतर जाता है। तो ये जिस तरह से खेल रहे हैं ये खेलते चले जाएंगे, ऐसे ही इनको मौके मिलते रहने चाहिए। लेकिन नहीं समझते कि रिवाइवल हो रहा है हॉकी का, जो नेशनल खेल भी है? बिल्कुल भी कोई रिवाइवल नहीं हो रहा, कोई रिवाइवल नहीं हो रहा। ये खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत खेलते हैं, वो अच्छा खेल गए हैं, गोल स्कोर किए हैं। ताहिर जमान उनके कोच हैं, वो अच्छे कोच हैं। उन्होंने कुछ किया होगा, खिलाड़ियों के साथ बेहतर काम किया होगा, उनकी सलाहियतों से काम लिया होगा, बेहतर अंदाज में वो गोल स्कोर कर गए। रिवाइवल कहाँ से हो गया? ये तो वो नेशंस कप के एक सेमीफाइनल में चले गए हैं, यहाँ पर वो जितनी टीमें उनके खिलाफ खेल रहे हैं, ये कोई रिवाइवल नहीं है। ये आप इसको कह लें कि एक हादसाती कारकर्दगी कह लें आप इसको, या आप इसको कह लें कि जैसे कभी कभार कोई अच्छा खेल लेते हैं। ये जब तक उनकी बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ये आज लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं जी चौथे क्वार्टर में उनकी जो डिफेंस है उसके ऊपर काम करें। डिफेंस का मसला नहीं है, असल मसला फिजिकल फिटनेस का है, असल मसला यकसुई का है। असल मसला ये है कि आपके खिलाड़ी पूरा साल उस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनकी नहीं है,
उनका जी। खाना पीना वो नहीं है, मुआशी तफक्रात से वो आज़ाद नहीं है। असल मसला जो है इसलिए वो ये हुकूमत की सारे तवज्जो देने का है, स्पोर्ट्स बोर्ड के तवज्जो देने का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाफिज़ मोहम्मद इमरान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि जी। हुकूमत की तवज्जो भी इस तरफ आएगी, स्पोर्ट्स बोर्ड की तवज्जो इस तरफ और दिलाई जा खिलाड़ियों पे सकेगी। इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में वो भी आपको पे बैक करेंगे। और अभी तो लग रहा है कि एक मोटिवेशन या समझ लें कि प्लेयर्स ने अपने तौर पे कोशिश की है, जिसका नतीजा फौरी तौर पे हमने देखा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जीत का तसलसल जारी रहे। हम एक ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। और अभी प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहते हुए आपको बताते हैं कि रोबोट्स की दुनिया में क्या जिद्दत आ रही है। रोबोट्स को इंसानी लम्स जैसा एहसास देने के लिए जदीद जिल्द अब उनकी बना ली गई है। अब लगेगा जैसे इंसानी है वो। बिल्कुल ऐसे ही। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की मुहक्किकीन ने एक हैरत अंगेज़ ईजाद की है और मुहक्किकीन ने एक ऐसी रोबोटिक स्किन जो रोबोट के हाथों पर दस्ताने की तरह चढ़ाई जा सकती है और इंसानी लम्स जैसा एहसास पैदा कर सकती है। तो जिल्द 8,60,000 मुख्तलिफ इकसाम के लम्स को टच करके पहचानने की सलाहियत भी रखती है। हाँ, तो अब इसके अंदर भी जिद्दत लाई जा रही है। तो अगर आप बोरियत महसूस करें या अकेला महसूस करें तो कंपनी के लिए भी एक रोबोट ले लें। जो जदीद रोबोट्स में एक बड़ी पेशरफ इसको करार भी दिया जा रहा है। और ये जिल्द फ़िलहाल इंसानी जिल्द जितनी हसास तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मार्केट में मौजूद तमाम जदीद सिस्टम से बेहतर भी है और इसे बनाने में भी मज़ीद बेहतरी लाई गई है। और हम इसे इंसानी लम्स से कुर्बत देकर कई मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको पहले इंसान को फील करा के, टच करवा के, फिर उसके बाद हम उसे बहुत से उससे काम ले सकते हैं। जो आप माहिरीन खुद ने चाह रहे हैं जनाब करना। एक एल्गोरिदम तरतीब दिया है जो उन रास्तों को पहचानता है जो मखसूस लम्स पर सबसे ज़्यादा तब्दील होते हैं और इससे रोबोटिक जिल्द 96% के साथ काटने जैसी चोट और ज़ोरदार दबाव में फ़र्क कर सकती है। लेकिन जनाब, जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसका मुकाबला कभी कोई साइंसदान नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने बना दिया है माशाल्लाह से, उसका मुकाबला कभी भी किसी भी दुनिया में कोई भी साइंसदान अगर ये दावा करता है तो वो गलत है, वो बना ही नहीं सकता है। जी, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी। हमारे साथ रहिए। Stay with us. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसा इक़दाम की जो कि इस्लामाबाद के आम थाने में भी पहली बार खातून SHO का ओहदा संभाल चुकी हैं। और एक खातून को किसी थाने का SHO लगाने का मतलब भी ये इम्तियाजी सलूक जो उसको ख़त्म करना था। हम देखते हैं कि ख़वातीन जब अपने मसाइल लेकर जाती हैं ऐसे थानों में तो उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। ख़वातीन को एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है, उनके एतमाद के अंदर इजाफे के लिए ज़रूरी है। और कोई भी हो, मर्द हो या खातून हो, उसको वैसा ही एतमाद हो अपने इस निज़ाम के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर, जब वो कोई कंप्लेंट या कोई मसला लेकर जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बिल्कुल जी, थाना फुलगरा तैनात कर दिया गया है उन्हें। मिसबा शहबाज नाम है इनका। ASI तैनात हुई थी 2012 में ये पुलिस फोर्स के अंदर और फिर उससे पहले विमेन थाने की SHO रह चुकी हैं। DIG इस्लामाबाद की जानिब से उनकी तैनाती के अहकामात जारी किए गए हैं। हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहेंगे इनको। एक टफ टास्क होगा इनके लिए भी, मर्दों के बीच में SHO बनकर बैठना। तो बाकी इनका सफ़र कैसा रहा, ये उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ इक़दाम है इस्लामाबाद पुलिस का भी और पंजाब पुलिस का भी। हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहने चाहिए। तो आप किस तरह से देख रही हैं, ज़िम्मेदारियाँ कितनी टफ होती हैं एक तो ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि उम्मी तौर पे इस प्रोफेशन को ख़वातीन कम ही चुनती हैं। थैंक यू सो मच। मैं क्योंकि आपने जो कहा कि जो एक सनफी तजाद था, डिस्क्रिमिनेशन थी, इस तरह का मैं बताती चलूँ कि इस तरह का सीन नहीं था। ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि मैंने एज ए SHO वुमेन सर्व किया, तो बेशक मैं वुमेन की प्रॉब्लम्स को डील कर रही थी, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हम डील कर रहे थे। तो वहाँ पर मैं मर्दों के शाना बशाना हम मिल के काम कर रहे थे। तो अभी अगर मुझे थाना फुलगरा में एज ए SHO अपॉइंट किया गया है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था, बल्कि क्योंकि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, तो सब इंस्पेक्टर के जो फ़राइज़ होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे जो है SHO फुलगरा जो है वो अपॉइंट किया गया है। क्योंकि SHO के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्रेस है, आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है,
उस क्राइटेरिया को जब मैंने मीट किया तो मेरे सीनियर अफसरान जनाब आईटी साहब और जनाब डीआईजी साहब, जनाब एसएसपी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे जो है वो मेल स्टेशन बिल्कुल सही कह रही हैं आप मिसबा साहिबा, और ये बड़ा एहसन इकदाम भी है। लेकिन अब कितना फ़र्क महसूस करती हैं ख़वातीन के बीच में रहते हुए, ख़वातीन के थाने में ख़वातीन के सिर्फ मसाइल को डील करना और फिर एक मर्दों के बीच में आके और मर्दों के मसाइल को डील करना। यहाँ पर डेफिनेटली क्राइम मुख्तलिफ़ किस्म के आते होंगे, केसेस मुख्तलिफ़ तरह के आते होंगे, तो कितना चैलेंजिंग है इस पोस्ट पर आना, मर्दों के बीच में और मर्दों के मसाइल आके देखना? जी जी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सर्व कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जस्ट मेरे लिए जो मुश्किल होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो मेरा एरिया है वहाँ पे थोड़ा मंशियात के हवाले से है या कब्जा माफिया के हवाले से है। बाकी जो क्राइम था वो मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में भी थी, तो इस टाइप का क्राइम मैं डील कर रही थी, और ये थोड़ा मेरे लिए डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। इसके लिए भी मैंने जो है वो स्ट्रेटजी सेट की है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको नजर भी आएंगी। तो अच्छा, फैमिली की सपोर्ट कैसी रही इस तमाम सफ़र में? और यकीनी तौर पे चैलेंजिंग होता है दफ्तरी मामलात को, पुलिस के जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको देखना, और फिर एक घरेलू जो मामलात हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनको साथ लेके चलना, उनकी सपोर्ट कैसी रही? उनकी सपोर्ट जो थी उसके हवाले से देखा जाए तो मैं जो यहाँ सर्व कर रही हूँ उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ, क्योंकि आपको पता है पुलिस की जॉब जो है वो थोड़ी हेक्टिक होती है, 24/7 जो है हम कर रहे होते हैं। तो मेरे घर वालों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, स्पेशली मेरे चचा साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब मैंने पुलिस प्रोफेशन ज्वाइन किया। बिल्कुल और उस अभी जो है अभी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और वो मुझे जो है वो कामयाब करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिसबा साहिबा, यहाँ पर आप जिस तरह से बता रही हैं कि आपके एरिया में जिस फुलग्रां थाने में आप तैनात हुई हैं, वहाँ पर मनशियात और कब्ज़ा ग्रुप बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, किस तरह से उनको डील करेंगी आप? कोई इसका कोई आपने नई स्ट्रेटजी तरतीब दी है? क्योंकि जो नशई तबका है या जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मर्द हजरात भी वहाँ पर हार मान जाते हैं, तो आप किस तरह से स्ट्रेटजी तरतीब दे रही हैं, किस तरह से उनसे निपटेंगी? बिल्कुल, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है। जो कुलग्रां का मेन इलाका जहाँ पे मंशियात फरोशी होती है वो अठाल गांव है। अच्छा। तो इंशाल्लाह जो है मैं वहाँ अठाल गांव को बिल्कुल क्लीन करूंगी। ये एक जो कंसेप्ट वहाँ पे बना हुआ है कि मंशियात फरोशी वहाँ पे बहुत है और लोग वहाँ मतलब आसानी से जो है मंशियात फरोशी कर रही है, बिल्कुल वहाँ पे मंशियात फरोशी जो है वो नहीं होगी, ख़त्म होगी, और वो वहाँ से जो है वो कैफे करदार तक उनको पहुंचाया जाएगा जो वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कब्जा माफिया है उसके हवाले से बताती चलूं, कब्जा माफिया के हवाले से जो है जिसका राइट होगा, जो मेरिट होगा, उसको मद्देनजर रखा जाएगा और उसको उसका हक मिलेगा। बिल्कुल सही। ना के असले के जोर पे हम जो है अपनी जमीन ले लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक मिसबा साहिबा, आप उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप अपनी इस काविश में कामयाब हों और आपकी बहादुरी को भी दाद देते हैं, मिसाल कायम करें के लिए और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए एक अहम किरदार अदा कर पाएँ। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए एक मोटर बाइकर बच्ची की, लड़की की, जो कि लाहौर से चाइना बॉर्डर तक हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करने का एजाज़ उन्हें हासिल है और पाकिस्तान मॉर्निंग की आज वो मेहमान बनी है। बिल्कुल जी, बतूल रियाज नाम है इनका और बहुत ही हिम्मत वाला काम है, जान जोखिम का काम है, जान जोखिम वाला भी। इतने पुरखतर रास्ते हैं जहाँ से वो गुजरते हुए चाइना बॉर्डर तक पहुँचे। ये सिर्फ हमारे लिए कह देना बड़ा आसान था कि वो लाहौर से चाइना बॉर्डर तक पहुँचे हैं, लेकिन ये सफ़र कैसा सफ़र है और मेरे ख्याल में आप गाड़ी में दोस्तों के साथ भी जा रहे हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो किस तरह से ये सफ़र हुआ अकेले? बिल्कुल, जो हमारे साथ मौजूद हैं बतूल रियाज, आपको वेलकम कहते हैं बतूल। थैंक यू वेरी मच। ये ख्याल कैसे आया? ये किसी ने आपको मशवरा दिया था या खुद ही अंदर का ही पैशन था कि आप सफ़र में निकल पड़ी इतने लंबे, वो भी अकेले, सोलो? ये ड्रीम था, ये बहुत पुराना ड्रीम था जो अब जाके मैंने कंप्लीट किया। बहुत पुराना क्या मतलब? बहुत पुराना, बचपन से हो गई ये बचपन से ये था कि टूर करना, पर ये नहीं पता था कि यहाँ तक का करना है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा। और तो पेरेंट्स ने कैसे अलाउ कर दिया? अब्बू बहुत मुश्किल से परमिशन लेके गई थी। मैंने ये झूठ बोला था, तो उन्होंने कहा तो होगा किसी को साथ लेके जाओ, भाई को ले जाओ। झूठ बोला था उन्हें कि मैं ग्रुप के साथ जा रही हूँ। जब मैं बटग्राम मेरी पहली रात का स्टे था तो मैंने वहाँ कॉल की, मुझे थोड़ा खौफ आ रहा था कमरे से। अच्छा। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं मेरे साथ फ़ोन पे बात कर लो बस। तब थोड़ी डांट पड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने हौसला दिया
ऑल गुड। अच्छा, ये एक तो होता है कि ट्रैवल करने का शौक़ है और दुनिया घूमने का शौक़ है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, और एक अकेले निकल खड़े होने का शौक़ होना, या फिर बाइक के ऊपर इतना लंबा सफ़र सफ़र करने का शौक़ था, या फिर जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ था? पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का शौक़ था और बताने का शौक़ भी कह लें, और ये ज़रूरत भी है लोगों को बताना भी कि ये बहुत सेफ कंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बता रही थी कि जो ट्रैक आपने चुना वो उमूमी ट्रैक से, जो नारान कागान का ट्रैक है उससे ज़्यादा लंबा था, चिलास साइड का, और वो अनसेफ भी है, वहाँ पे ख़तरनाक रास्ते भी हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना लंबा सफ़र था और फिर क्या कुछ रास्ते में देखा आपने? सुबह 8 बजे निकली हूँ बडग्राम से और अच्छा। मैं शाम को 6 बजे पहुंची हूँ अपनी चिलास वाली साइड पे, चिलास 0 पॉइंट वाली साइड पे। और नॉन स्टॉप बाइक चला रही थी, कुछ खाया पिया नहीं है, खौफ से कहीं रुकी नहीं, क्योंकि एक तो रोड इतनी गंदी थी कि आप गाड़ी में जाएं आपकी दही खा के जाए लस्सी बन जाएगी। बाइक पे ऐसे जैसे मिक्सी ग्राइंडर में किसी ने डाल दिया, फुल वो वाला सीन था। तो कमर दर्द हो रही थी, बैग बार बार खुल रहा था, और लोग ऐसे देख रहे थे जैसे अभी तू रुक, तुझे रुक, तेरे को बताते हैं, तू रुक, ऐसा वाला फील आ रहा। मतलब वो अजीबोगरीब नजरों से देखते होंगे कि अकेली लड़की कहाँ घूम रही है। वो बशाम चिलास दासो वाली जो रोड है बस वहाँ तक। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना चाहिए और आपने क्या किया? बस बाइक दौड़ा दी? और रुकना नहीं है, रुकना नहीं। मैं सिर्फ एक जगह पे रुकी, मेरा बैग तीसरी दफा जब लटका, फिर मैंने कहा जरा इसको सही करके टाइट करके बांध। तो वो शदीद गर्मी थी, आप चिलास वाली साइड पे जाते हैं ना तो आपका रंग तबाह हो जाता है। तो मैं फौरन हेलमेट उतारा, ये जैकेट उतारी और टी शर्ट पहनी थी मैंने, मैं बैग बांध रही हूँ, मैंने देखा मुझे 2-4 लोग ना बड़ा अजीब सी नज़रों से देख रहे। तो वो लड़की की सिक्स सेंस भी बड़ी तेज़ होती है इस मामले में, मुझे थोड़ा खौफ आया ना, मैंने कहा भाड़ में जाए बैग। मैंने वैसे जैसे रस्सियाँ थी वैसे ही बांधी, जैकेट पहनी, हेलमेट पहना, फिर मैं 0 पॉइंट पे जाके ब्रेक लगाई, मैंने बाइक नहीं रोकी वहाँ पे। अच्छा, ये पुरखतर रास्ता भी है, ऊंची नीची ढलवानें भी होती होंगी, तो जो बाइक आप यूज़ कर रही हैं, क्या लोगों को मशवरा देती हैं कि यही लेकर जानी चाहिए, ये सेफ़ है ऐसे रास्तों पर चलाने में? और अगर खुदा ना खास्ता टायर पंचर हो जाए या फ्यूल ख़त्म हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या करती हैं? क्या अपने साथ अपनी चीज़ें रखी भी होती हैं आपने? टैंक फुल रखती हूँ हमेशा, कभी भी ये नहीं कि 1000 का 2000 का नहीं, टैंक फुल रखना है। और अच्छा, फिर भी तो रास्ते में ख़त्म हो सकता है और करीब तरीन कोई पेट्रोल पंप बैकअप के लिए कुछ आपने बॉटल वगैरह के अंदर, कैन के अंदर पेट्रोल बैकअप लाजमी होता है। इतना बड़ा पीछे बॉक्स किस लिए लगाया होता है? खाना नहीं रखा होता है हमने, पर बाइक का सामान पूरा रखा होता है। अच्छा, खुद ही रिफिल कर ले। ट्यूबलेस टायर होते हैं, इस वजह से इशू नहीं होता। और अच्छा, ट्यूबलेस टायर में पंचर नहीं होता ऐसी जगहों पर भी जाकर? हाँ, वो चल जाता है आगे, हवा भरो फिर निकल जाओ। ये ठीक है, तो हवा भरने के लिए अपने साथ रखा? सब कुछ रखा, पंप पंक्चर वाली किट सब कुछ रखा। अच्छा, वो सारा कुछ खुद कर लेती हैं आप? हाँ, ये इतनी पुरानी होगी चला के इतना। अच्छा, अगर छोटा मोटा कोई खराबी हो जाए बाइक के अंदर तो वो भी खुद ही हल कर लेती हैं उस मसले को? हाँ, अब जो मेन चीज़ें उसका तो मुझे खुद भी आइडिया है। कोई अगर बेस वो बहुत डीप जाना पड़े तो फिर मुझे मैकेनिक। ये पहला सफ़र था आपका जो आपने पाकिस्तान लाहौर से चाइना बॉर्डर तक किया, या इससे पहले भी ट्रैवल कर चुकी हैं और कहाँ कर चुकी हैं? सोलो तो बहुत दफ़ा किया, कश्मीर सारा मैंने सोलो किया है। अगर नज़दीक कहीं इस्लामाबाद, मरी, लटन पटन नज़दीक अगर जाना हो तो सोलो बहुत दफ़ा किया। ये बहुत दूर वाला सफ़र था और ये सोलो पहली दफ़ा किया, लाहौर से ऑनवर्ड बाइक पे। बिल्टी नहीं करवाई मैंने। जो बाइकर्स जाना चाहते हैं अभी भी और जो शौक़ रखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, वो लड़कियां या वो लड़के, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि ये कितने पुरखतर रास्ते हैं, इनसे घबराना है, नहीं घबराना, स्पीड कम करनी है, कहाँ से ज़्यादा पुरखतर है, कहाँ फिर जाके नॉर्मल हो जाता है, क्या उनको सजेशन देना चाहेंगी? GS आपके पास होनी चाहिए और बशाम चिलास वाला रास्ता ना यूज़ करें तो बेहतर है। GS क्या है? GS बाइक सुजुकी GS 150cc बाइक है, वो नॉर्मली जितने भी बाइकर हैं, ट्रैवलर है, वही यूज़ करते हैं। ओके, वो बहुत कंफर्टेबल है, आपको थकाती नहीं है। और बशाम चिलास वाला रास्ता आपने यूज़ नहीं करना, लड़कियों ने तो बिल्कुल खसूसी नहीं करना। और अच्छा, शार्प टर्न है, वहाँ पे ज़रा हल्के हाथ पे चलानी। 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट भी होते बच्चा है। चिलास वाली साइड पे 2 दफ़ा मैं गिरी भी हूँ, बहुत गंदा एक्सीडेंट। अच्छा। मट्टी का तूफान था, उसने उठा के फेंका और ऐसा जालिम फेंका है ना कि दोबारा बाइक, दूसरी दफ़ा जब गिरी तो बाइक उठाने की हिम्मत नहीं थी। और रात का टाइम था और समझ नहीं आ रही थी, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, और अकेली हूँ, बाइक उठा रही हूँ, उठ नहीं रही है, पेट्रोल गिर रहा है। तो जब जो रास्ते में लोग आते हैं वो हेल्प आउट करते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, हैरान होते हैं या टॉन्ट करते हैं, क्या रिस्पांस कैसा होता है? बहुत पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव। मैंने तो बाकायदा वीडियो बना के दिखाई कि यार लोग
पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं लोग हैरेसमेंट वाला सीन है, कोई चक्कर ऐसा कुछ नहीं है। रोक के, गाड़ी रोक के, बाइक रोक के नाम पूछते हैं, खून बढ़ाते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, हेल्प करते हैं, जबरदस्त, ये पानी बहुत पी अच्छी लो, बात खाना खा लो, आओ हमें मतलब खिदमत का मौका दो, ये सीन था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। आप शादी की तरफ आते हैं, अगर तो आपने शादी करनी हुई तो अपनी ही जो फील्ड, मतलब फील्ड ही कहूँगी, जो बाइकर्स हैं उनमें से किसी को चूज़ करेंगी, जो ट्रैवलर हैं या ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने ताकि के शौक एडवेंचर रखते करने हैं। का मौका जो है वो बाद में भी मिलता रहे ना। वरना शादी के बाद तो पाबंदियाँ लग जाएंगी इस बात पे। ये तो अल्लाह के फैसले हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, जो मिल गया। नहीं, प्लान यही है कि शादी के बाद भी ये जो आपका शौक है इसको जारी रखना है या फिर सुकून की ज़िंदगी गुजारने का प्लान है? अगर हस्बैंड परमिशन देंगे तो पैशन कोई नहीं छोड़ता, अगर ससुराल वाले परमिशन देंगे तो गुड, नहीं तो फिर छोड़। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की खूबसूरती, ये तो पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है, आपको सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? रास्ते कितने खूबसूरत थे और कहाँ पे दिल करता था कि अब रुक के यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारा जाए? ऐसी कितने मकामात, कौन कौन सी जगह? नारान बहुत प्यारा है, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं नारान में कुछ नहीं है, बहुत खूबसूरत है। हुंजा से ऑनवर्ड खंजराब तक का जो रास्ता है वो इतना दिलकश है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। Exactly. कराक्रम हाईवे पे जब आप जाते हैं ना, गाड़ी पे जाना और सीन है, आप जब बाइक पे बैठते हैं वाइड एंगल से, आप पूरी पहाड़ों से इर्द गिर्द आप बीच में से गुजरे होते हैं ना, वो एक अलग ही। तो पहाड़ों के साथ कभी बैठ के बातें की हों? बहुत की हैं। अच्छा, बहुत की हैं। तो कैसा महसूस होता है जब उस चीज़ को फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर जाना रहना ये ख्वाब की तरह होता है कि हम जाकर वहाँ पर कुछ दिन बड़ा अच्छा इंजॉय करते हैं और उन चीज़ों को बड़ा एक अच्छे लम्हात जो है वो लेकर आते हैं, यादें लेकर आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो जा नहीं पाते हैं। तो जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा वो होगा, फैसिनेटिंग होगी वो जगह। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। लोग तो पागल कहते हैं हमें वो। अच्छा। अगर तो जाने की बात करें तब भी, और अगर आप जैसे कह रही पहाड़ों से बातें करते हैं तो वो बेवकूफ़ हो यार, क्या मिलता है तुम लोग को जाके। हाँ ना, इधर अपनी कामकाज की ज़िंदगी छोड़ के। लेकिन जब अगर आपने अपने आप को जानना है ना, जब आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी हो, जब आपको पता हो कि अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, जब आपको कोई ना नजर आ रहा हो ना, आप और अपने आप रिफ्यूलिंग की जरूरत महसूस हो रही है अपने ना? आप को अपने आप को जानने के लिए ना आप निकल जाओ रिफ्रेश होने के लिए। अच्छा, ये अकेला ही जाना चाहिए या फिर किसी पार्टनर को साथ लेकर जाना चाहिए? सबसे ज़रूरी सवाल मेरी ज़िंदगी का यही, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, जब भी जाओ सोलो जाओ, कोई बंदा ना बंदे की साथ। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मतलब आप दुनिया से आदम बेजार हैं हाँ, या ये फिर आदम बेजार वाली ऐसा बात होता है कि झगड़ा हो गया, चलो भी मैं जा रही हूँ लॉन्ग ड्राइव आप पे, जितना मर्जी। आप किसी दोस्त को क्यों नहीं साथ लेके जाती? मैं अभी रिसेंट 2 दिन पहले नारायण वाली साइड से वापस। ये दोस्तों ने धोखा इतना दिया है? हाँ, बहुत शदीद दे दिया। अच्छा। बहुत शदीद। रास्ते में कौन छोड़ के जाता है भाई? अच्छा, हाँ, सोलो ये बात सही किया। रास्ते में कोई, जितनी मर्जी लड़ाई हो, प्लान कर चौपट कर देते हैं, जितनी मर्जी लड़ाई हो, दोस्तों को आपस में एक दूसरे को सड़क पे, रास्ते में, रोड पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो छोड़ के जाए वो दोस्त नहीं है। तो आपने जब भी जाना है सोलो जाना है। मेरी जिंदगी में सबसे चले उस दोस्त को जिसने आपको रास्ते में छोड़ा था एक मैसेज भी देना जरा, ताकि अगली बार वो ख्याल रखे कि आप अकेले भी जा सकती हैं। जा तो मैं सकती, उसको पता है। जा माफ कीता तेनू। अच्छा, माफ़ कर दिया। अच्छा, जा भाई तेनू माफ़ कीता। और माफ़ करने के बाद भी उसमें जाना चाहेंगे, अकेले ही जाना चाहेंगे? सोलो। अच्छा, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, रुक सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सड़क पे सो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं जब लड़ती हूँ ना अपने हस्बैंड से, तो फिर मैं फैमिली से लड़ने के बाद मैं अकेले जाने का सोचती हूँ। जब तक मेरी सुलह है और मैं आराम से रह रही हूँ, तब तक मैं साथ लेकर जाना चाहूँगी और साथ घसीटती होती हूँ मैं हर ट्रिप पर। दिल यही करता है, लेकिन जब आप जाते हो ना तो कोई ना कोई खिचड़ी पक जाती है। तो वो जब आप इजी होने जाते हो, सुकून के लिए जाते हो, वहाँ सुकून बेसुकून ना हो जाता है ना, फिर क्या करे बंदा। चलें जी, विश यू गुड लक और आइंदा भी इस तरह के ट्रैवल्स करती रहें आप। और अगर आप सोलो करने में मुतमईन हैं, आपको खुशी महसूस होती है, तो फिर आप सोलो ट्रैवल कीजिए। नहीं तो हमारा मानना ये है कि कोई ना साथ दोस्त आपका, और कोई ना जा रहा तो हमें साथ ले जाइएगा। नहीं, 20 तारीख को मेरा टूर जा रहा है ना, हम देवसाई जा रहे हैं, मैं ग्रुप के साथ जा रही हूँ और एक भी लड़की नहीं है। डन। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर प्लान्स आपके अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, लेकिन खैरियत से देखभाल के और अपना ख्याल रखते हुए, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए जाइएगा। बहुत ही अच्छी काविश नाज़रीन, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी में से कुछ टाइम निकालना चाहिए अपने लिए भी, और इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो गाड़ी पे करें, बाइक पे करें, लेकिन करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और बहुत ही पुरअमन मुल्क है, और ये एक मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि अकेली बिल्कुल सोलो लड़की जा रही है, अगर सोलो फ्लाइट लेकर, तो फिर कोई भी जा सकता है बिल्कुल। और जो जुनैद इतना घबराते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन अब मुझे हौसला होता है कि इशाल साथ जाएंगे अगले टूर में, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊं। बिल्कुल, अगर यहाँ की जिम्मेदारी है कोई और संभाल सकता है तब तक के लिए, तो हम निकल जाते हैं फिर। चलें जी।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और आप बात करते हैं मंगनी जैसे रिश्ते की, जिसकी कोई शरई हैसियत या कानूनी हैसियत तो नहीं है, मगर ये एक मौशरती रस्म बन चुकी है। लड़का और लड़की के दरमियान मंगनी की रस्म कर लेने के बाद माँ बाप उनको एक खुली छूट दे देते हैं कि अब वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, और यही वजूहात बनती है बाद में रिश्ता टूटने की। जब आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपके किसी वादे हो जाते रिश्ता हैं नहीं और चल मुस्तकबिल पाता। में निकाह करने का वादा भी मंगनी उमूमी तौर पे कहा जाता है, दुआ की जाती है, लेकिन होता यह है कि उसके बाद जब राब्ते शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन सामने आ जाती हैं, तो फिर निकाह से पहले ही ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं आड़े, जिसके बाद जो अल्टीमेट गोल है यानी कि निकाह, जो कि जिसकी शरई हैसियत भी है और उसका हुक्म भी है, सुन्नत भी है, वो होने से पहले ही वो रिश्ता टूट जाता है। तो क्या इसके ऊपर मंगनी होनी चाहिए मसाइल या नहीं? क्यों पैदा होते हैं? आखिर मंगनी जैसा रिश्ता जो है वो अब इतना मुतनाज़ रिश्ता क्यों बनता चला जा रहा है, और क्या वाकई एक दूसरे के ख़ानदान को समझने की ज़रूरत नहीं है, लड़के और लड़की को एक दूसरे को पहचानने की ज़रूरत नहीं है? हमारे साथ डॉक्टर समिया आतर साहिबा मौजूद हैं, लाइफ कोच। वेलकम टू शो आपको। डॉक्टर समिया, ये बात बहुत हद तक सही भी है कि जब आपकी मंगनी हो जाती है तो मेल मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, एक ताल्लुक़ दोनों ख़ानदानों में जो कि बेहतर होना चाहिए डे बाय डे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं रिश्तों के अंदर कि वो रिश्ता पाए तकमील तक पहुँचे उससे पहले ही वो टूट जाता है। तो क्या वैसे तो कानूनी और शरई हैसियत इसकी नहीं है, लेकिन इस तरह से रिश्तों को मंगनी में बांध कर बच्चे और बच्चियों को आज़ादी दे देना मिलने की, क्या ये दुरुस्त रहेगा, और ख़राबी कहाँ पर पैदा होती है? जी, असल में तो मंगनी जो है, आपने दुरुस्त फरमाया, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। जिस चीज़ को हम देखते हैं जो एक्चुअली होनी चाहिए उन दो अफराद के दरमियान में, कि जो आगे किसी मुस्तकिल रिश्ते में बनने जा रहे हैं, वो एक हम आहंगी होनी चाहिए, और उस हम आहंगी को पैदा करने के लिए कुछ बाउंड्रीज के साथ उन दोनों का एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, और ये देखना कि क्या वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, क्या वो वाकई एक दूसरे के लिए एडमायरेशन फील करते हैं कि नहीं है। ये सब होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम इसको मंगनी का नाम दे देते हैं, बजाय इसके कि पहले दो ख़ानदान या दो अफराद एक दूसरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, या दो ख़ानदान, तो उस वक्त अगर उनको ये मालूम हो कि जी या तो एडमायरेशन नहीं है या कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर यकीनन ऐसे रिश्ते जो हैं वो फिर अच्छा, दरमियान में डॉक्टर रास्ते में साहब, दोनों साइडों पे एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। बाज़ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं, और बाज़ होते हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं, लेकिन हमारे मज़हब के अंदर कहाँ तक इजाज़त दी गई है? क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर लड़का हो या लड़की हो, उसकी रजामंदी और उसकी खुशी इसको लाजिम करार दिया गया है, तो मुसल्लत तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्यों हम इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हम या तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, बाज़ ऐसे रिश्ते भी हमने देखे हैं जिसमें शक्ल देखना भी अलाउ नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से, और बाज़ जगहों पे इतनी आज़ादी दे दी जाती है कि फिर वो फिर निकाह से पहले ही ख़राबियाँ हो जाती हैं। तो तरीक़ाकार किस तरह से फिर म्याना रवि अपनाया जाए? जी, इसके अंदर देखें, लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखना शादी से पहले तो ये हमें मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत हमें एक्चुअली इस चीज़ के लिए बाउंड करती है कि वो दो अफराद जो एक दूसरे से रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक होने लगे हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखा हो, वो एक दूसरे को ज़ाहिरी तौर पर भी पसंद करते हैं, जिसको मैंने अभी कहा ना कि एक एडमायरेशन, एक लाइकनेस होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। इसी तरह लड़का और लड़की का एक दूसरे से मिलना, और अब उस मिलने के अंदर तख्लिया में मिलना नहीं है, जिसको शरीयत जिस चीज़ को अलाउ करती है वो उनका एक ऐसी सिचुएशन में मिलना है कि जिसमें तख्लिया ना हो, क्योंकि जब दो नामहरम तख्लिया में इकट्ठा होते हैं तो तख्लिया फिर से तीसरा मुराद शैतान तन्हाई होता है। में जी, एक ऐसी तन्हाई के जिसमें किसी तीसरे की मौजूदगी ना हो। इंटरफेरेंस का चांस ना हो ना। अब ये तख्लिया सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये वर्चुअल भी हो सकता है ना, कि आप दो जी, लोग एक दूसरे से रात फ़ोन पे की बातें कर तन्हाई रहे हैं में कई घंटे तक। कर जी, रहे हैं, फोन के ऊपर बातें कर रहे हैं, एक वर्चुअल तख्लिया भी जो है वो भी नामुनासिब है इस सारे के अंदर। तो इसमें एक ऐसी मुनासिब मुलाकात, गुफ्तगू, बातचीत के बिल्कुल जिसमें सही। दो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर मिल रहे हैं, घर वालों की मौजूदगी में अच्छा, मिल रहे हैं, तो
डॉक्टर जी समीम, हमारे मज़हब के मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चे और बच्ची से उसकी रज़ामंदी ली जाए। एक तो रज़ामंदी सिर्फ तस्वीर दिखाकर होती थी, इससे पहले रज़ामंदी के लिए उस बंदे की तस्वीर दिखा दी जाती थी या लड़की की तस्वीर दिखा दी जाती थी। और क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त था जिसमें सिर्फ तस्वीर दिखाकर ज़ाहिरी तौर पर आपको जानने का मौका दिया जाता था, फिर उसके बाद बड़े बैठकर या घर वाले रिश्ता तय कर देते थे? या फिर ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि लड़का और लड़की को चाहे वो महदूद एक लिमिटेड जो है रसाई दी जाए एक दूसरे तक और उनको मिलने की इजाज़त या उनको एक दूसरे से बातचीत करने की इजाज़त, क्योंकि जब ख़ानदान एक इस रिश्ते को लंबा खींचते हैं मंगनियाँ करके या रिश्ता तय करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं बिगाड़ की वजह पैदा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे की ख़ानदानों में पसंद नहीं आती हैं, लड़के और लड़की को एक दूसरे की पसंद नहीं आती हैं, तो इस तरह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। तो फिर करना क्या चाहिए? क्या सिर्फ तस्वीर दिखा देना काफ़ी है, ज़ाहिरी तौर पर जान लेना, शक्ल सूरत देख लेना, या फिर उनको वाकई लिमिट के अंदर रहते हुए मुलाकात की भी इजाज़त देनी चाहिए या नहीं? देखें, इस सारे के अंदर जैसे भी आपने कहा कि जब लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है, कांटेक्ट होता है, तो बहुत दफ़ा रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट स्टेप इस सारे मामले को शुरू करने से पहले जिस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कंपैटिबिलिटी होती है। कंपैटिबिलिटी, हम आहंगी, ना सिर्फ ये कि उन दो अफराद के दरमियान बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान भी। और उस कंपैटिबिलिटी में, उस हम आहंगी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मसलन लोगों का आपस का सोशल स्टेटस आ जाता है, तालीमी इस्तेदाद आ जाती है, मजहबी रुझानात आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी ग्राउंड बनाती हैं कि जब अगर ये सारी चीज़ें कंपैटिबल है, यानी ये एक पहला दूसरे स्टेप से है, ये आखिरी मुताबिकत स्टेप रखते नहीं हैं। है। जी, एक दूसरे से ये सारी चीजों में मुताबिकत रखते हैं, ये पहला स्टेप है, ये आखिरी स्टेप नहीं है। लेकिन हम इसका साइकिल रिवर्स करते हैं ना। हमने फॉर एग्जांपल लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देख लिया, या हमने उनकी मंगनी कर दी, उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद पता चला कंपेटेबिलिटी नहीं है। जी। तो एक्चुअली जो इसका साइकिल होना चाहिए, हाँ, और इसमें कहीं हम बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि जी मोहब्बत बहुत होनी चाहिए, पहले मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सारे स्टेप्स होने चाहिए। दुरुस्त दुरुस्त। हालांकि हालांकि मोहब्बत जो है वो एक ऐसी चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ट होती है। बिल्कुल तो सही कह रही हैं उसके आप। अंदर और ये तो भी वो कहा ऐसा जाता है ना नहीं कि है वो बड़े हमारे ये कहते हैं कि जब निकाह होता है तो दो लड़के और लड़की में अगर मोहब्बत नहीं भी थी तो वो खुद ब खुद निकाह के दो बोलों के बाद शुरू हो जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है, या फिर एक जो जिम्मेदारी है उसका एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब आप उसके लाइफ पार्टनर हैं, वो आपकी लाइफ पार्टनर है। तो ये भी रिश्ते की कबूलियत के साथ जुड़ा हुआ है, मोहब्बत जो है वो उससे मशरूत है। अगर हम बात कर लें हमारे इस वक्त तलाक की रेशो बढ़ने की जो बेसिक वजह है उसके ऊपर अगर हम आ जाएँ, तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बहुत एडमायर करते हैं हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां। तो जब उनके रिश्ते इस तरह से हमारे सामने टूटते हैं तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां ये समझने लगते हैं कि शायद ये रिश्ता टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आजकल मंगनी टूट जाना, निकाह टूट जाना या फिर शादी टूट जाना, इसको इतना बड़ा नहीं समझा जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आसम अजहर है, मीरब है, इन लोगों का रिश्ता जिस तरह से टूटा, या फिर आयमा बेग, शहबाज जो है वो शिगरी, ये वो रिश्ते थे जो कि जिनको बड़ा एडमायर करते थे लोग, और इन रिश्तों को लेकर जिस तरह से वो देखते थे कि अच्छा ये बड़ा कंपैटिबल कपल है और इसी तरह से हम भी जो है वो अपना रिश्ता चला सकते हैं। जब ये रिश्ते टूट जाते हैं तो बच्चों को जो सीख मिल रही है, क्या इनको इस तरह से पब्लिकली रिश्तों को तोड़ना नशर करना चाहिए, रिश्तों को शुरुआत को नशर करना चाहिए? क्या दुरुस्त तरीका हो सकता है? नंबर एक, हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो तमाम लोग जो शोबिस से बिलोंग करते हैं वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनकी जिंदगियों में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। महज इसलिए कि वो शोबिस को बिलोंग करते हैं, महज इसलिए कि लोग उन्हें बहुत आइडल वर्शिप करते हैं, और महज इसलिए कि बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, वो उनको इस चीज़ के पे बाउंड नहीं करता कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी मर्जी से करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इन दो चीज़ों को हमें अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, कि वो लोग जो शोबिज़ में काम कर रहे हैं वो भी इंसान हैं, उनके भी अपने कुछ ह्यूमन फ्लॉज होंगे, उनके भी अपने कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस होंगे, और उसके अंदर उन्होंने कुछ अपने लिए डिफ़िकल्ट फैसले किए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे एक ज़िंदगी के शोबे से बदजन हो जाएं, कि हम समझे कि जो शादी निकाह या दो औरत और मर्द का जो ताल्लुक है ये है ही गलत, या इसमें एतबार ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो नंबर वन तो ये कि हमें अपने अंदर इस चीज़ को, या अपने यंगर जनरेशन के अंदर इस चीज़ को बेसिकली रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि वो लोग भी इंसान हैं।
और वो भी इंसानी फैसले कर सकते हैं। महज इसलिए कि हम उनको हीरो वर्शिप कर रहे हैं, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देम टू लिव देयर लाइफ द वे दे वांट टू बी। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, सही। दूसरी बात आपने ये कही कि जिस तरह तलाक का एक चीज कॉमन हो रही है, या जिस तरह रिश्ते मंगनियां बन रही हैं और टूट रही हैं, तो पहली बात तो आप ये याद रखें, जिस चीज को अल्लाह की शरीयत ने हलाल किया उसको हम हराम नहीं कर सकते। तो मैं ये, इसका ये मतलब नहीं आई एम समवन प्रो डिवोर्स, राइट। इसके ऊपर अभी हम एक कदम आगे जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करेंगे, लेकिन ये एक हिंदुआनी नियत थी हमारी, क्योंकि वहां पर इन चीजों की स्पेस नहीं थी जी कि जहां जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो अब वो मरकर ही आग में जल कर ही इकट्ठा जाएंगे दुनिया से। अच्छा ठीक है अच्छा, ना। जाते जाते डॉक्टर समिया एक लास्ट में अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर सकें। एक तो ये कि वाज़ेह कर दीजिएगा कि मंगनी ही बेहतर है, मंगनी ही बेहतर है या निकाह बेहतर है। दूसरा, रिश्ते की खराबी की बड़ी वजह ज़्यादा तवक्कुआत का होना है या गलत बयानी का होना है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं? ना ये ज्यादा तवक्कुआत है, ना गलत बयानी है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली चीज जिसको देखना चाहिए वो कंपैटिबिलिटी है दो ठीक। अफराद और दो खानदान के दरमियान में। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है कमिटमेंट, कि क्या ये दोनों लोग या दोनों खानदान कमिटेड है इस रिश्ते को चलाने के लिए। तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो ये होती है कि कितना ज्यादा सपोर्टिव है वो लोग इस चीज के अंदर, क्या वो दो लोग इस रिश्ते के अंदर इकट्ठा ग्रो करने के लिए तैयार हैं। नॉर्मली हम जब रिश्ता करते हैं तो हम बहुत सी चीजों को दरगुजर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम कहते हैं बाद में ठीक कर लेंगे, बाद में हम इस इंसान को चेंज कर लेंगे। तो ये बात याद रखें कि बाद जब में आप और किसी खराब हो को जाती एक है। रिले- ठीक है ठीक है, थैंक जब यू आप सो किसी मच डॉक्टर समिया relationship साहब, के अंदर- बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले इस पे गौर करेंगे और जो शरई तरीका है उसको अपनाया जाए ताकि कल को रिश्ते ख़राब होने से आप बचाए जा सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।